करते. नेमका आजच्या चर्चासत्रामध्ये आपला एक विषय आहे आणि तो खूप एक महत्त्वाचा विषय आहे. तो म्हणजे एक कलावंतांसाठी जे क्षेत्र आहे त्या क्षेत्रामध्ये किती संधी उपलब्ध आहेत, या व्यतिरिक्त त्यांना किती अडचणी आहेत आणि या व्यतिरिक्त पण आपण एक मुद्दा असा एक यामध्ये ऍड करू शकतो की किती विविध संधी कलावंतांकरिता विविध क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध आहेत. आणि आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेत गायत्री गिरी, प्रेम धिराल आणि सईद अख्तर, ज्यांची एक नवीन मूवी ही लवकरच रिलीज होणार आहे. तर या मूवी विषयी आणि ह्या मूवीशी जुड़लेल्या क्षेत्राविषयी आज आपण त्यांच्यासोबत चर्चा करणार आहोत. हमारे कार्यक्रम में आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है. प्रेम सर, हम सबसे पहले आपसे इस आपकी जो मूवी आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं कि जो आपकी एक मूवी आने वाली है, तो इस मूवी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है और कितने टाइम से इस मूवी के ऊपर काम चल रहा था, इस बारे में बताइए. फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि फिल्म जब शुरुआत में जब शुरू कर रहे थे हम फिल्म को, तो उसमें टास्क हमारे पास इस तरीके का था कि ये फिल्म में जिस तरीके से कैरेक्टर हमें लेना था वो काफ़ी टफ था. एक्चुअली जिस तरीके से ये फिल्म का नेम है चूतिया पार, तो इसमें वाकई में उस तरीके के कलाकार हमें यहाँ पे चूज करना था. डायरेक्टर साहब थे हमारे, तो हम काफ़ी जब भी हम सोचते थे या हमें जो करना था तो हम काफ़ी सारा डिस्कस करते थे इसमें. तो काफ़ी हंसी के चीज़ें हो जाती थी उसमें. एक्चुअली हंसी इस बात की कि हमने जिस तरीके का स्क्रिप्ट इसमें तैयार किया था, इसमें था कि एक कैरेक्टर है कि मेन लीड कैरेक्टर को नाम देने के जब चीज़ें आ गई थी तो क्या नाम देना चाहिए फिल्म में. तो लीड एक्टर का नाम था तुर्रम. तो वाकई में जब वो नाम हमने डिसाइड किया कि तुर्रम, हाँ यार काफ़ी अच्छा है, और डायरेक्टर साहब भी बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छे तरीके से लग रहा है, ये सूट हो रहा है कैरेक्टर को. तो उसी पैटर्न में फिर सभी कैरेक्टरों के नाम हमने रखे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फिल्म में जो तांत्रिक दिखाया हमने, बाबा लोग जिस तरीके से बोलते हैं विदर्भ में, उनका नाम रखे कि पलंग बाबा, कोई जमजम बाबा. वाकई में तो सब तरीके का कैरेक्टर जिस तरीके से हमने डेवलप किया उसमें ढाले हैं, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मज़ा आया हमको. और फिल्म में एक टास्क बहुत डिफिकल्ट था कि इस तरीके की कहानी को पूरे तरीके से शिद्दत से बनाना है और लोगों के सामने प्रेजेंट करना है. तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई, पर हमने वो पूरा किए. काफ़ी अच्छा लगा हमको कि इस तरीके का कैरेक्टर या इस तरीके के स्क्रिप्ट फिलहाल फील्ड में नहीं है. इस तरीके का जॉनर का फिल्म जो है हमने जिस तरीके से बनाया कि एक फिल्म में एक स्टोरी होती है कि कुछ लव स्टोरी होती है या फिर एक्शन थ्रिलर मूवी होती है या रोमांटिक मूवी होती है. ये इस तरीके की मूवी नहीं है. ये मूवी इस बेसिस पे है कि हमने सब ने कि दादी के कहानियों में सुने हैं या अपने हमारे घर के बुजुर्ग जो जिस तरीके से बताते हैं कि कहाँ पे धन मिल गया, धन निकालते हैं या पैसों की बारिश होती है, इस तरीके के सुने हैं हमने बचपन से. तो वो ढांचे को कहानी में प्रेजेंट करना, डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया है. और इसको जितने लोगों ने प्ले किया है, जितने एक्टरों ने प्ले किया है, और वाकई में बहुत अच्छे तरीके से प्ले हुआ है ये. सईद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए डायरेक्टर आपने इस तरीके के ही कॉन्सेप्ट को क्यों चूज किया, और एक मेन मुद्दा मतलब आपकी जो स्टोरी है या फिर इस कॉन्सेप्ट है आपकी मूवी का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जो आप लोगों तक एक मैसेज के जरिए पहुंचाना चाहते हैं. एक्चुअली ये चीज़ ऐसी है कि अभी हम जहाँ पे भी जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो हर कोई शॉर्टकट में पैसे कमाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है. और यंग जनरेशन में ये बात बहुत ज़्यादा है कि जहाँ जल्दी से जल्दी पैसे कैसे कमाया जाए, क्या किया जाए. उस चक्कर में क्या होता है कि लोग गलत पे निकल जाते हैं. दूसरी चीज़ इसमें एक पार्ट अंधश्रद्धा का है. अंधश्रद्धा इतनी ज़्यादा, और इस काम में इन्वॉल्वमेंट पढ़े लिखे लोगों का भी हो जाता है, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है जो सबको अपने घेरे में ले लेती है. होता यह है कि अभी जहाँ पे भी जा रहे हैं, फलानी जगह माल निकला, धन निकला, वहाँ पे सोना मिला, खजाना मिला. एक्चुअली इसका एक इतिहास है. एक्चुअली इसका इतिहास ऐसा है कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, उस वक्त कोई बैंक तो चलता नहीं था. तो ये लोग क्या करते थे, अपने जो भी उनके पास जेवरात होते थे, ये अपने जमीन के अंदर से ढोली बनाई जाती, उसको ढोली बोलते थे पुराने काल में. वो ढोली बना बना के रख लेते थे.
या किसी के पास किसी के तरफ से राजाओं की तरफ से इनाम मिल गया है कॉमन आदमी को, उसके पास भी कोई रखने के लिए ऐसा संसाधन नहीं था, तो वो ऐसे जमीन में गड्ढे करके ढोली बना के उस धन को छुपा दिया करते थे। और उसमें क्या होता, अब वो जमाना बीत गया, दौर खत्म हो गया, लोग खत्म हो गए, लेकिन अब कहीं कहीं क्या होता है, जैसे कोई खुदाई कर लिया किसी ने, तो एक चीज मतलब इत्तेफाकन उसको मिल गई, तो वो चीज इतनी ग्लोरीफाई हो गई कि यार धन निकला वहां से, कोई तो भी ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो मर गया, ये हो गया वो हो गया, और वहां से धन निकला उसको मिला, तो ये ग्लोरीफाई इतनी हो गई कि लोगों ने उसको ढूंढना शुरू कर दी कि धन कहाँ है। अब पुराना कोई हिस्टोरिकल कोई चीज मिल गई उनको, अरे यहाँ धन होगा यार, ये बहुत पुराना कुआं है, ये बहुत पुरानी इमारत है, तो इस चक्कर में क्या हो गया, यंग जनरेशन भी उसमें कूद पड़ी, उस बिजनेस में कूद पड़ी, इसको बोल सकते हैं, जो जिसका कोई सर पैर नहीं, और उसमें जो तांत्रिक तंत्र मंत्र की जो काम करने वाले होंगे, या जो उन्होंने उनको बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे बहुत कोई साया है, कोई फलाना कुछ नाग है, इसको शांत करना पड़ेगा, इसके लिए पूजा करनी पड़ेगी, पूजा करने के लिए आपको इतने पैसे लगेंगे और इतने पैसे आप दो, अब ये इनका भी घर परिवार चल रहा है उसके चक्कर में। तो ये सब चीजों को मतलब क्लियर करती है हमारी फिल्म कि ये चक्कर में ना पड़े, और ये सब चीजें बेवकूफी है, चूतियापा है, जिसका टाइटल नेम भी हमने वही दिया है, और उनको एक तरफ से एक सीख मिलेगी कि यार ये सही में बेवकूफी वाला चक्कर है, इसमें क्या होता है, कैसे कर्जे में पड़ते हैं लोग उस चक्कर को करने के लिए, उस काम को करने के लिए, और कैसे परेशान होते हैं, वो सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई है एक कॉमेडी वे से। एक मूवी में जैसे कि आप भी एक फीमेल स्टार कास्ट है, तो एक एज ए फीमेल और एज ए गर्ल आप इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, अभी इस मूवी में भी आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि गर्ल्स को कितने चैलेंजेस है इस इंडस्ट्री में, और आप कैसे काम कर रहे हैं, कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मुझे 3 साल हो गए अभी काम करते हुए, थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुकी हूँ, और गर्ल्स के चैलेंजेस तो इतने हैं कि बता नहीं सकते, कि बहुत चैलेंज करना पड़ता है लड़कियों को, क्योंकि हर कदम पे कौन कहाँ से आएंगे, क्या बोलेंगे, कुछ बता नहीं सकते। फिल्म के लिए या वेब सीरीज के लिए कुछ भी वर्क करने के लिए फेस तो करना ही पड़ता है लड़कियों को ऑब्वियसली, बट हमारे सर हैं सईद सर और प्रेम सर, ये फिल्म के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि जो कैरेक्टर था वो बहुत डिफरेंट था और डिफिकल्ट भी था, जैसे मैंने कभी किया नहीं है वो, बट इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे इस फिल्म के लिए। एक प्रेम सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं इस इंडस्ट्री की, जैसे बॉलीवुड हो सकता है, मराठी इंडस्ट्री या फिर थिएटर की जितनी भी एक्टिंग से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है, तो करंट की सिचुएशन में एक्टर्स को या फिर फीमेल एक्टर्स को, मेल एक्टर्स को कितने चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में टिके रहने के? कहा जाए कि टिके रहने के लिए चैलेंजेस नहीं है, उसको कंटिन्यू काम करते रहना ये जरूरी है, ये चैलेंज है। देखा जाए आमतौर पे जितने भी आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस है, कि वो कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो उनका जो पावर होता है कि हमें एक्टर बनना है और हमें कुछ बन के दिखाना है, वो ऑटोमेटिकली इंसान का चले जाता है। एक नर्वसनेस उनके पीछे हो जाता है कि यार काफ़ी हम काम कर रहे हैं पर फिर भी हमें प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, काम अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, हमें एक्टिंग आती है तो हमें वो तवज्जो नहीं मिलता। तो काफ़ी ऐसे एक्टर्स है अपने विदर्भ में, इधर विदर्भ की बात छोड़ो कि बॉलीवुड में भी, कि उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वो बीच में छोड़ देते हैं, काफ़ी ऐसे हैं हमारे सामने। तो मुझे ऐसा लगता कि टफ नहीं है कैरेक्टर को निभाना या वो एक्टर को आगे सर्वाइवल करना, बस इतना है कि जुनून रहना चाहिए, फिर वो कैसी भी परिस्थिति में हो। हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो काफ़ी 15-20 सालों से एक्टिंग इसमें फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आज जाके उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिला है। तो हम तो सिर्फ 3-4 साल हो गए, 5-6 साल हो गए कि हम वर्क कर रहे हैं और अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं और फ्रंट भी आ रहे हैं। तो देखा जाए तो एक्टर को ज़्यादा टफ नहीं है, बस इतना है कि उनमें जो जोश है, उनमें जो जुनून है, वो आखिरी तक टिका के रखना चाहिए उन्होंने, तो उन्हें वाकई में एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा, उनको सक्सेस मिलेगी।
जिस तरीके से हम अभी विदर्भ में काम कर रहे हैं, जैसे सईद भाई हो गया या मैं हो गया या फिर गायत्री हो गई, हम कंटिन्यू उसको आगे धकेलते रहते हैं अपने वर्क को करके, आज जाके हमारी 2-3 फिल्में हो गई है। नहीं तो सभी एक्टरों के जिंदगी का भी सवाल होता है कि उन्हें किस तरीके से सर्वाइवल करना है। उन्हें लगता है कि पूरा फोकस एक्टिंग में रखना है, तो वो एक्टिंग को एक अचीव करेंगे, पर वो दूसरा भी काम करते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ फिर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो वो मेरे हिसाब से सक्सेस को पा नहीं पाएंगे। ऐसा है। एक एज ए डायरेक्टर, अभी जैसे हम एक विदर्भ से बिलोंग करते हैं, तो विदर्भ के अगर हम लोग एक्टर्स कंसिडर करें या फिर ऑल ओवर कहीं के भी अगर एक्टर्स हम लोग कंसिडर करते हैं, तो एक डायरेक्टर को एक्टर्स के पीछे कितनी मेहनत लेनी पड़ती है जब भी कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, या फिर एक प्रोजेक्ट्स को छोड़कर भी, मतलब अगर हम मूवी डायरेक्ट नहीं भी कर रहे हैं, तो हम एक डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है कि एक एक्टर को अगर बनाना है तो बनाना या बिगाड़ना ये एक डायरेक्टर के हाथ में होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है? देखो एक्चुअली कैसा है ना, अभी तो सारे अभी इधर में भी काफी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। मेन चीज क्या है, एक्टर्स फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हमारे यहाँ के। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि विदर्भ से जितने कलाकार निकले हैं वो बॉम्बे में जाके नाम कमाते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं और अपनी लाइफ को एक सेटल करते हैं। लेकिन वही कलाकार 10-20 साल अगर विदर्भ में रहता है, विदर्भ में काम करता है, ड्रामा करता है, फिल्में करता है, पर वो चीज वो नहीं कर पाता, अचीव नहीं कर पाता। तो कोई एक चीज कारणीभूत नहीं है इसके लिए, कोई एक कारण नहीं है। कारण हर तरफ से। सबसे पहला कारण है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स पैसे ही नहीं देते विदर्भ में कि भाई विदर्भ का कलाकार आ जाए फ्री में काम कर ले, सबसे मेन मोटो। अब वो अगर फ्री में काम करेगा या कुछ एक छोटे मोटे अमाउंट पे काम करेगा तो वो उस पर फोकस कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसकी भी जिंदगी लगी है, उसके पीछे घर परिवार लगा है, हर चीज है। तो एक अथेंटिक जो होना चाहिए एज पर एसोसिएशन गाइडलाइंस, जो फिल्म एसोसिएशंस बनी है, फिल्म एसोसिएशन से जो गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से अगर उनको तो रेवेन्यू पे होता है तो डेफिनेटली वो दूसरे काम छोड़ के फोकस करेंगे कि मुझे इस पर काम करना चाहिए। ये बेसिक उसका बता रहा हूँ। अब मेहनत करने की बात एक्टर पे, तो देखो डायरेक्टर को एज पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक्टर को स्क्रिप्ट समझाना, स्क्रिप्ट पर मेहनत करना, उसका कैरेक्टर समझाना, ये तो हर डायरेक्टर को करना ही पड़ता है। एक्टर एक बार उस जोन में चला गया, एक्टिंग के जोन में चला गया, अपने कैरेक्टर के जोन में चला गया, तो ऑटोमेटिकली वो फिर निकल के आती है। मेरा कहना ये नहीं है कि विदर्भ में एक्टर अच्छे नहीं है या डायरेक्टर अच्छे नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत वेल एंड गुड काम कर रहे हैं। जो काम हम लोग विदर्भ में कर रहे हैं वो काम बॉम्बे से रिलीज होता है, बॉम्बे में नाम होता है उस काम का कि यार बहुत अच्छा किया होगा, बट वो चीज को उतना भाव नहीं मिल पाता जिसको हम बोल सकते हैं। वो उसका एक बेसिक है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग फिल्में जरूर बनाते हैं बट हमको मार्केटिंग स्टेज ही पता नहीं होती। विदर्भ के कई लोगों को मार्केटिंग स्टेज ही पता नहीं है, क्योंकि फिल्म का जो गणित है, जो मैंने मेरे लाइफ की जितनी सर्विस हुई है इस इंडस्ट्री में एज एन राइटर और एज एन डायरेक्टर, तो मैंने ये देखा है कि ये लाइन में आप ए से जेड तक नहीं जा सकते, आपको जेड से ए तक जाना है। पहले आपको पता करना है कि फिल्म बनने के बाद में इसको हम मार्केट कैसे करेंगे। हम लोग बना लेते हैं, प्रोड्यूसर एक रेडी हो गया, काम हो गया, फिल्म रेडी हो गई, अब फिल्म बनने के बाद हम ढूंढते कि अब इसको कैसा करेंगे, और वो हमारे ब्रेन में आता नहीं, और फिर 10 जगह ढूंढने का मत्था मार के फिर फिल्म डब्बे में। तो वो चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए कि हमको इस टारगेट सेट होना चाहिए। मुझे आपके शंखनाथ चैनल में आना था, तो मुझे मेरा टारगेट सेट था कि मुझे जाना कहाँ है। अब मैं रास्ता कौन से रास्ते से जाता हूँ, कहाँ से शॉर्टकट है, कहाँ से लॉन्ग कट है, ये पता करूंगा और सीधा आपके चैनल तक पहुंचूंगा। पर विदर्भ के जो फिल्म मेकर्स है उनको अपना डेस्टिनेशन ही पता नहीं कि मेरी फिल्म जाना कहाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वो अभी देखो आपके माध्यम से इंटरव्यू चल रहा है, सारी चीजें आपके माध्यम से अगर वो 4 लोगों को समझ में आए तो वो चीज को क्लियर कर पाए लोग और अच्छी फिल्में बनाए, यही हमारी आशा है। और क्या डायरेक्टर को ऑब्वियसली डायरेक्टर को एक्टरों पे काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है, और उनके वर्क के मुताबिक ही वो फिल्म में प्रेजेंट कर सकते हैं अपने कला को। और सईद भाई ने भी काफी सारा वर्क किए है मेरे पे, जिस पार्ट है पर्टिकुलर प्रेम धीराल के लिए उन्होंने वर्क किया, वाकई में किए, क्योंकि इसके पहले जो हमारी फिल्म थी मराठी फिल्म भा, वो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है MX प्लेयर पे, और मैं चाहूंगा कि दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो फिल्म देखे MX प्लेयर पर जाके। और वाकई में उस फिल्म का अभिनय जिस तरीके से हमने क्रिएट किया, जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, वाकई में देखने लायक है, और उसका श्रेय पूरा सईद भाई को जाता है। वो भी कॉन्सेप्ट आप
देखिएगा कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। और वाकई में वो फिल्म में उन्होंने मुझ पर यकीन करके या मुझ पे वर्क करके काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। अब एक गायत्री आपके लिए सवाल है कि जैसे हम बात करते हैं कि लड़की अगर इस इंडस्ट्री में है, काफी मेहनत करती है, लड़कियां भी बहुत अच्छे पैमाने पर मेहनत करती है, तो एक जब घर वालों की बात आती है तो घर वालों का सपोर्ट कैसे होता है, या फिर एक गर्ल्स की मेंटालिटी थी, गर्ल्स के लिए एक हम लोग क्राइटेरिया फिक्स होता है कि इतने टाइम के बाद में इनको शादी करना है, ये इतना इनका एजुकेशन का ड्यूरेशन है, तो ऐसी सब सिचुएशन में ऐसी इंडस्ट्री में आना, इतनी मेहनत करना, तो ये सक्सेस और उसके पीछे की मेहनत, ये एक जर्नी कैसा हो सकता है? ये तो मतलब मेरे घर से तो फुल सपोर्ट है, मतलब मेरे दोनों मम्मी पापा जो हैं मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। कहीं पे भी शूटिंग रहो या कुछ भी रहो तो ले जाके छोड़ते हैं, वो बोलते हैं तू कर, तुझे जो करना है वो कर, हम तेरे को फुल सपोर्ट करेंगे, ऐसा बोलते हैं वो। और इनको तो पता ही है, अभी भी वो साथ में ही आए थे मेरे। हाँ, उनको बोला मैंने रुको, पर वो चले गए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे आपने बताया कि इसके पहले भी एक मूवी भा जो है वो MX प्लेयर पे आ चुकी है, तो उस मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा था? इस भा के अलावा और ये जो आपकी आने वाली मूवी है, इन दो मूवीज के अलावा और किन मूवीज के ऊपर आपका काम शुरू है, या फिर पहले कितने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपकी मूवीज आ चुकी है इस बारे में? एक्चुअली ना डायरेक्टर साहब और हमारी जोड़ी देखा जाए तो काफी लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने 3 प्रोजेक्ट किए हैं, तीनों का कॉन्सेप्ट अलग था। पहला फिल्म था मराठी भा, इमोशनली फिल्म है पूरी वो, और उसके बाद है ये चूतियापा, हिंदी फिल्म है जो कॉमेडी बेस है, और ये कुछ ही दिनों में रिलीज हो जाएगी OTT प्लेटफॉर्म पर, और आपको भी देखने मिल जाएगा काफी जल्दी। उसके बाद में है हमारा समकाल, जो हिंदी थ्रिलर रोमांटिक फिल्म है। तो वो हमारा तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, तो काफी अच्छे तरीके से हमने कोशिश की है कि तीनों फिल्म को हम अच्छे तरीके से न्याय दे सके। और चूतियापा के बाद में और से हम आपसे रूबरू होंगे समकाल के लिए, जो हमारी तीसरी फिल्म है। तो मराठी फिल्म का ऐसा था कि हमारे विदर्भ जोन में, महाराष्ट्र में वो चलने लायक फिल्म है, बेस उसका एजुकेशन बेस था, तो काफी लोगों ने सराहा भी। OTT कंपनी ने जिस तरीके से हमसे लिया फिल्म, और हमें काफी बेनिफिट मिला उससे। क्या सर? नहीं, उसके लिए अमेज़न भी रेडी था। Amazon कॉन्सेप्ट वो थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप, कि भा जो ये नाम है ये हमने लिया संस्कृत से। भा का मीनिंग होता है ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान और प्रकाश। रथ यानी डिवोटेड। भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर आप संस्कृत में देखोगे, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा वो चीज। तो वहां से हमने ये लफ्ज उठाया भा, और उसको टाइटल पे दिया है हमने भा करके। तो वो एजुकेशन से रिलेटेड है। एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ाकर सारी चीजें करके क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है, क्या उस पर वो जर्नी करती है, उस पर सफर करती है। और वाकई में लिटरली मैं आपको बता दूं कि वो फिल्म जब हम भी उसको स्क्रीन पे देखते हैं ना, तो वाकई में हमारी भी आंखें नम होती हैं। वाकई में वो कैसा, भले चाहे हमने वो कैरेक्टर निभाए या सर ने उसको डायरेक्ट किया है, पर वाकई में वो फिल्म देखने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि हमारा काम जिस तरीके का था उसमें, वाकई में खुद पे प्राउड फील होता है। और ये चीज सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं था। जब भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हम ये फिल्म लेके गए, OTT प्लेटफॉर्म जितने हैं, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, MX प्लेयर है, तो सभी ने हमें वो फिल्म के लिए सराहा है कि हमें दे दीजिए ये फिल्म। फिर वो अमेजोन ने भी कहा, नेटफ्लिक्स ने भी कहा, और MX प्लेयर ने भी कहा। एक ये हम प्रोसीजर भी जान सकते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि मूवीज हम काफी सारे यहाँ के विदर्भ के लोग या फिर कहीं के भी लोग बना लेते हैं, बट उसको रिलीज कहाँ करना है, फिर या फिर उसे कितना एक्सपोजर देना है, ये चीजें कलावंतों को या डायरेक्टर्स को समझ नहीं आती है। तो एक्चुअल में ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे MX प्लेयर हो गई, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, अगर वहां तक के हमारा क्रिएट किया हुआ कंटेंट अगर हम लोग को पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? उसके लिए पहले आपको फर्स्ट जिस वक्त से आप शूट शुरू करते हैं उस वक्त से आपका डिसाइड होना चाहिए कि ये फिल्म थिएटर पे जाएगी या OTT पे जाएगी। नंबर 1 चीज।
दूसरी चीज ऐसी है कि अब उनके तो टेक्निकली प्रोसेस है, काफी फिल्म के ट्रेलर दिखाओगे। अब इस बीच में क्या होता है, हम लोग कहीं ना कहीं दिशाहीन हो जाते हैं कि अगर हमको पता नहीं है तो हम लोग कहीं मीडिएटर से टकरा जाते हैं कोई। तो ऐसे फेक मीडिएटर मार्केट में 99.9% घूम रहे हैं, चाहे वो बॉम्बे मार्केट हो चाहे वो नागपुर मार्केट हो। तो हम लोग एक प्रॉपर व्यक्ति के पास पहुंच नहीं पाते, फिर वो फिल्म कहीं की कहीं हो जाती है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं फिल्म के। जो हम लोगों ने सोचा है कि हम ये एक एक्स बजट में फिल्म को कंप्लीट करेंगे। और दूसरी एक चीज मैं बीच में और जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग फिल्म को मेकिंग तक या सेंसर तक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, नागपुर की या विदर्भ की एक बात करें तो। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता, बाहर में फिल्म को बनाने से लेके मार्केटिंग तक का बजट जोड़ा जाता है कि मार्केटिंग तक कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, क्या बजट पे जाएंगे फिल्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि मेकिंग तक ही बजट जोड़ा जाता है मैक्सिमम जितने, और इस चक्कर में फिल्म मर जाती है क्योंकि फिल्म सेंसर तो हो जाती है पर उसके बाद में मार्केटिंग का बजट ही नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट का बजट नहीं होता, पीआर करने का उसको बजट नहीं होता। उसके बाद में फिर चैनल्स पे हम लोग रिलीज करेंगे तो चैनल आज की डेट में क्या है, रिलीज करते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है तो वेलकम बोलेंगे, अगर अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो एंटरटेन नहीं करेंगे, मना कर देंगे यार नहीं हम लोग नहीं लेते। दूसरी बात, जिसने काम किया हुआ नहीं है, पहली बार काम किया हुआ है, पहली बार फिल्म बनाई है, तो उनको अच्छा अप्रोच करना पड़ेगा, अच्छे लेवल पे अप्रोच करना पड़ेगा। नहीं तो फोन करने के बाद बोलेंगे नहीं नहीं हम बाहर की फिल्में नहीं लेते। ये मैं एक्चुअल बता रहा हूँ आपको, ये रियल फैक्ट है। मैं टी सीरीज में मेरे 200 से ज्यादा एल्बम है, म्यूजिक एल्बम। मैं हाँ हर जगह मुंबई नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो कैसा है, टी सीरीज में मेरे 200 से ज्यादा एल्बम है। अगर पूरी एक, जब मैं एज ए लिरिक्स राइटर काम करता था तो हिंदुस्तान की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां से मेरा म्यूजिक एल्बम नहीं। इवन लंदन की कंपनी से, ईगल म्यूजिक से भी मेरा एल्बम है एज एन लिरिक्स राइटर। तो वहां पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि टी सीरीज में मैं जब पहली बार गया तो मुझे बोले नहीं आप पहले नाम बना के आओ बाहर से, छोटी मोटी कंपनी से काम करो, वहां से अगर आप काम करोगे तो फिर आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा। लेकिन जब मेरे गाने सिंगर्स ने गाने लगे तो मैं नेक्स्ट मंथ ही वापस टी सीरीज में गया तो मेरा गाना रिकॉर्ड हो रहा था। मैं बता रहा हूँ आपको सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है और जो बाहर की हकीकत है वो क्या है। कंपनी बिजनेस के लिए बैठी है, दैट्स ऑल। कंपनी को बिजनेस चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है और आप प्रॉपर अप्रोच कर रहे हो तो आपका काम फेल नहीं हो सकता। पर एक बात बहुत अच्छी कहा सर ने कि जैसे सैफ भाई है या जैसे मैं, हम 15 से 20 सालों से ये फील्ड में हैं। फिर वो एज अ राइटर के तौर पे बोलो या फिर मैं सिंगर के तौर पे बोलो, तो हमारे काफी सारे कंटेंट कैसा है कि कंपनीज रिलीज है जो टॉप मोस्ट कंपनी है इंडिया की, वहां से रिलीज है तो हमको वो बेनिफिट एक्चुअल में मिला। बराबर, बिल्कुल एक्चुअल में हमको वो बेनिफिट मिला क्योंकि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और वो कंपनियों के साथ में काम कर रहे हैं। पर हम टोटली न्यू रहते ना, वाकई में जिस तरीके से हमारी पहली फिल्म एमएस प्लेयर पे रिलीज हुई है वो नहीं हो पाता था क्योंकि हमारा वो वर्क, हमारी वो मेहनत। आजकल कैसा सोशल मीडिया का दौर है ना, हाँ। आप कुछ काम करते हो तो फट से गूगल करके देख लेते हैं यार, देख लेते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, काम किया है नहीं किया है, तो- कुछ नहीं किया है। तो- तो कुछ चीजें जो इस जर्नी की थी वो बहुत सपोर्टिंग सपोर्ट भी है वो। पिछला काम बोलो या लिरिक्स बोलो, तो हमारे इतने सालों से जो हमारा वर्क था, हमारी मेहनत थी, वो ऑटोमेटिकली उनको ऑब्जर्व हो जाता है कि ये कितने सालों से काम कर रहे हैं या कौन कौन लोग हैं ये जो ये फिल्म को बनाए हैं। तो वाकई में हमारा जो पिछला काम था ये काम को पुश किए हैं उन्होंने, तो करके हमारा पहला फिल्म मराठी फिल्म होने के बावजूद और मैं नया कलाकार होने के बावजूद एमएस प्लेयर ने रिलीज किया है, तो ये हमारा पिछला काम ने इसको पुश किया है, ये माना जाए तो गलत नहीं है। नहीं, सही ऐसा है। तो हमारे पास में जो हमारे कॉन्टैक्ट्स जो थे, हमारे रिलेशन जो थे कंपनियों के साथ में, वो हमको प्रॉफिट दिया है इसमें कि भले से हमने छोटे काम कर करके आज हमने फिल्म बना के इसको रिलीज किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं हमारा वो पिछला काम था करके। कोई भी नए कलाकार हो ना आज के दौर पे, तो उन्होंने ये नहीं सोचना चाहिए कि डायरेक्ट की पहले हम फिल्म बना ले या हम डायरेक्ट फिल्म बना के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दे दे या फिर रिलीज करें थिएटर में। उससे अच्छा छोटे छोटे काम करते करते आगे बढ़े तो ऑब्वियसली आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस तरीके से हमने किया है।
और करके हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी अभी ओटीटी पे जा रहा है, और हम तो आशा करते हैं कि आगे चल के हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो वो टॉकीज में रिलीज हो जाए। थिएटर्स बंद होने की वजह से हमने रिलीज नहीं किया, वहाँ फिल्म जो है वो थिएटर के लिए हमने किया, और फेस्टिवल के माध्यम से उसको हम लोग आगे आना चाहते थे फेस्टिवल्स के लिए, लेकिन वो थिएटर बंद होने की वजह से वो सब चीजें हुई है। तो वो अभी धीरे धीरे फेस्टिवल के सफर करेगी वो फिल्म फेस्टिवल का, देखते हैं अभी आगे। एक अभी आखिरी में हम जैसे इस इंडस्ट्री में भी आप लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आप भी एक फीमेल एक्ट्रेस बोल के इस फील्ड में काम कर रही है, तो एक तीनों की तरफ से आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस है, तो जो आने वाली जनरेशन है या फिर विदर्भ के कलाकार है या फिर कहीं के भी कोई एक्ट्रेस है जो इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, तो आप तीनों की तरफ से क्या मैसेज रहेगा और अपने मूवी के लिए एक क्या रिव्यू देना चाहिए? देखो, नए कलाकार अगर इस फील्ड बुरी नहीं है या फील्ड से हम लोग उससे कुछ अर्न नहीं कर सकते, ऐसा भी मामला नहीं है, इससे काफी लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं। मेन मकसद है कि आपको फोकस करना जरूरी है। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं इसके लिए छोटी सी आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल के तौर पे। अभी बॉम्बे में जो पुराने लोग हैं जो काम करते हैं, काम कर रहे हैं, उनको अगर आपने मैं एज अ राइटर अगर उनके पास में खड़ा हुआ, मैंने बोला सर मैं राइटर हूँ, तो वो अच्छा राइटर हो आप, ये लिरिक्स लिखते हो, ओके ठीक है, इसका कुछ ट्यून बनाया आपने, ये गाना आपने कुछ, मैंने ट्यून भी गुनगुना के सुना दिया कि सर मैंने ये ट्यून बनाई, मुझे काम नहीं देंगे वो। ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज पूरी तरह भरी हुई है कि एक व्यक्ति एक काम बहुत अच्छे से कर सकता है, एक व्यक्ति 10 काम बहुत अच्छे से नहीं कर सकता। उनको पता है यार ये तो कंपोजिंग भी कर रहा है, ये तो लिरिक्स भी कर रहा है, ये तो अच्छा एक्टर भी है, ये तो इसमें किसी में फोकस नहीं है, इसका कोई एक चीज में फोकस नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप एज ए लिरिक्स राइटर फील्ड में इंटर हो रहे हो तो प्रॉपर लिरिक्स राइटिंग का ही काम करो और प्रॉपर उसको समझ के करो, क्योंकि जैसे संगीत हम लोग सीखते हैं ना, संगीत में कई सुर है, ताल है, राग है, वैसे ही लिरिक्स का मैटर है। सिर्फ मेरे ख्याल से इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो इस लिरिक्स पे काम करता है, यूपी में है, और वहां से बेसिक इसका सिखाया जाता है कि मीटर कैसे होना चाहिए, शायरी का मीटर क्या होना चाहिए, लिरिक्स कैसे होना चाहिए, अलग अलग जॉनर है। जैसे हम लोग बोलते हैं नज्म बोलते हैं, उर्दू में मैं थोड़ा सा, मेरा एजुकेशन उर्दू में हुआ है तो काफी वर्ड्स उर्दू में निकल जाते हैं। नज्म है, रुबाई है, कतात है, उसके बाद में गीत है, गजल है। ये क्या है, गजल क्या है, गीत क्या है, रुबाई क्या है, नज्म क्या है, ये समझ में पहले राइटर को आना चाहिए कि यार इसको कैसे डिफाइन करें, तब राइटिंग में ये सब चीजें ग्रामेटिकल पहले सीख लो, उसके बाद इंटर करो। एक्टर है तो एक्टिंग पे फोकस करो, ना कि फिर बाकी चीजें करो, तब जाके कुछ तो भी सक्सेस 110% का मिलेगा, मेरा ऐसा है। हाँ, उसमें अगर आप निपुण हो जाओ, राइटिंग में आपका अच्छा नाम हो गया, नाम मिल गया, सब चीजें नेम फेम मिल गया, आप 25 चीजें करो, क्योंकि आप सीख चुके होते हो जब तक, तब बात अलग है। बिगिनिंग से सारी चीजें करना मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, और दिमाग खाली करने वाला काम है। मुझे ऐसा लगता है। मैंने पहले भी कहा है कि बॉलीवुड में काम करना है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, तो वाकई में एक जुनून आपके साथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जुनून नहीं रहेगा तो कुछ सालों के बाद में आपकी मेंटेलिटी बनी नहीं रहेगी कि आपको वर्क करना है, आपको फिल्म में काम करना है। तो वाकई में जुनून और आपका जो सब्र जो होता है, सब्र का फल काफ़ी मीठा होता है, बुजुर्गों का है, और वाकई में सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने वर्क चालू किया तो लॉकडाउन हो गया, तो भी हमने सब्र रखे, और कोई भी काम करे तो काफ़ी शिद्दत से करे और उसको पूरा करने की कोशिश करे। विदर्भ के तो 100 फिल्में बनती है तो 90 फिल्में तो ऐसी घर में पड़ी रहती है, 10 फिल्में काफ़ी बस रिलीज होती है। तो मैं चाहूँगा कि आर्टिस्टों को कि फिल्म करे, वाकई में करे, काफ़ी अच्छा एक स्कोप है इसमें, बस आपकी शिद्दत रहना चाहिए, आपका वर्क रहना चाहिए और जुनून रहना चाहिए। गायत्री जी, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि मतलब जब स्टार्टिंग में या कोई एक्टर या मतलब जब फ्रेशर रहता है तो वर्क करता है, तो कैसे कुछ फिल्में रिलीज भी नहीं होती, तो उसके वजह से कुछ एक्टर कैसे मतलब ये सोचते कि इस फिल्म में कुछ नहीं हो सकता है, मतलब टाइम वेस्ट है वगैरह वगैरह। तो जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि जुनून, फोकस होना चाहिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में काम करने के लिए।
नक्कीच. तर आजच्या विशेष चर्चासत्रामध्ये आपण म्हणजे नेमकं बॉलिवूड इंडस्ट्री किंवा मराठी इंडस्ट्री किंवा थिएटर आणि या संपूर्ण कलाकारांच्या क्षेत्राशी निगडीत कितीतरी बाबी असू शकतात याबद्दल संपूर्ण चर्चा केली आहे. आणि यांची येणारी ही अपकमिंग मूवी त्याबद्दलचं पण टीजर आणि ट्रेलर आपल्याला लवकरच बघायला मिळेल आणि मूवी पण लवकरात लवकर रिलीज होईल. तर नक्कीच भेटूया शंखनादच्या विशेष चर्चासत्राच्या पुढील भागात. तोपर्यंत बघत राहा शंखनाद, आवाज सत्याचा.